Hello and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, first year MBBS student from बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBBS फर्स्ट ईयर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग. तो इस वीडियो को हम लोग कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे. पहले है कि एग्जाम पैटर्न, हनीमून एरा जो बोलता है ना, हनीमून एरा क्यों बोलते हैं फर्स्ट ईयर को हनीमून एरा. उसके बाद एग्जाम पैटर्न, उसके बाद कितने क्या सब्जेक्ट्स है एंड ओवरव्यू सबका. एंड उसके बाद की एक क्वेश्चन आता है कि भैया एमबीबीएस ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर नीट ज़्यादा डिफिकल्ट है. और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो एक इंग्लिश में हाई फाई टर्म आ रहा है ना, पोस्ट नीट इनर्सिया, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली पोस्ट नीट इनर्सिया. मेरे टाइम में जब ये यूट्यूबर्स बनाते थे ना कि पोस्ट नीट इनर्सिया, मुझे मतलब सोच के ऐसा, मुझे पहले जो नाम था ना पोस्ट नीट इनर्सिया, इतना हाई फाई इंग्लिश वर्ड दे दिया है, तब से मुझे डर लगने लगा था भाई ये क्या है. फिर कोई देता था पोस्ट नीड इनर्सिया डिसऑर्डर, कोई देता था पोस्ट नीड इनर्सिया सिंड्रोम. तो उसके बारे में भी आज हम लोग क्लियर करेंगे. तो चलो और वीडियो को डिले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं. टाइटल ऑल अबाउट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर. तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर इसको हनीमून एरा भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं कि लाइक शादी हो गई, अब नो चिंता, अब बंदी नहीं छोड़ेगी मुझे, जो भी हो जाए. बट एक चीज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूं कि रिमेंबर, एकदम अगर किसी चीज को नेग्लेक्ट कर दोगे तो शादी के बाद भी जैसे डिवोर्स होता है, एमबीबीएस में भी वैसे फेल होता है. ये चीज याद रखना. मजाक अपनी जगह पर, पढ़ाई हमें करना है, एटलीस्ट फेल ना करे, ठीक है. सो बेसिकली ये एक ऐसा पीरियड है, ऑल्सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत पीरियड, कपलर पीरियड, क्योंकि कपल्स बहुत ज्यादा बनते तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कपलर पीरियड. दोस्ती तोड़ना दोस्ती जोड़ना पीरियड, केमिकल बॉन्डिंग पीरियड जिसको बोलते हैं. कोई बोलता है एक्सप्लोरिंग फेज, क्योंकि एक बच्चा जो इतना इंट्रोवर्ट था वो एकदम एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है. अब सारे बच्चे तो इंट्रोवर्ट नहीं होते, कुछ एक्सट्रोवर्ट बच्चे रहते ही है. जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट था, तो मैं बहुत सारे इंट्रोवर्ट को भी एक्सट्रोवर्ट कर चुका हूँ, ठीक है. तो यही बात है. वैसे आप लोगों के बैच में भी बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट बच्चे आप लोगों को मिलेंगे. जो जितने इंट्रोवर्ट एकदम सीधे साधे चुपचाप बच्चे थे ना, उनको एकदम बिगाड़ देंगे, ठीक है. तो आई सजेस्ट कि ऐसे बच्चों से ज़्यादा दोस्ती भी करना, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को. तो ओवरऑल यही है. तो ये टाइम एक्चुअली है क्या, ये टाइम ऐसा है जिस टाइम में मतलब जो बच्चे ने लास्ट 2-3 साल में उसके स्कूल का याद नहीं आया, वो बच्चे इस टाइम में अपने स्टेटस में लिख देंगे 2 ऑर्गेजम का इमोजी देकर कि मिसिंग दोज पीसफुल डेज. अपने स्टेटस में देखना, उसके स्कूल का फोटो रहेगा और 2 ऑर्गेजम का इमोजी रहेगा ऐसे करके, वो जो आग बंद करके होता है ना, उसमें देते हैं मिसिंग दोज पीसफुल डेज, वाओ दिस स्कूल ग्राउंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ देंगे, ठीक है. भाई लास्ट 2-3 साल से तुम्हें अपने स्कूल का याद नहीं आया, आज याद आ गया बहुत, क्योंकि आज तुम्हें एमबीबीएस मिल गया. अब क्या ही बताए, इतने दिन से याद नहीं आता था, ठीक है. चलो, तो ओवरऑल यही है हनीमून फेज. और मेनली हनीमून फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम में ब्रेन मैक्सिमम आप लोगों का रिलैक्स रहता है और इतना ज़्यादा कोई पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं रहता, ठीक है. और दूसरा बात कि बच्चे लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं रहता, मैक्सिमम बच्चे लोगों का ही, क्योंकि नीट का आपका पैटर्न का क्वेश्चन पैटर्न जैसा था वो था एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पर यहाँ पे आप लोगों का है पूरा सब्जेक्टिव पेपर. सो आप लोगों को जब मतलब पहले आप लोग पढ़ाई शुरू करते हो ऑब्जेक्टिव पेपर हिसाब से, पर आप लोगों का ब्रेन इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाता, तो आप लोगों का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट चला जाता है. ये नॉर्मल बात है, ठीक है. तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. फर्स्ट सेमिस्टर में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल मारते हैं, ठीक है. पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी फेल मारो, ठीक है. तो ताकि आप लोग फेल ना मारो उसके लिए कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, अगर लेना है तो लो, नहीं तो ऐसे ही वीडियो देख लो, लाइक कर दो, फिर जो इच्छा कर लेना, रिपोर्ट भी कर देना. अब क्या ही बताऊँ आप लोगों को. तो चलो अब आगे चलते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में. 3 सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है. एनाटॉमी के अंदर ही वो जो हिस्टोलॉजी एम्ब्रायोलॉजी सब आता है, ठीक है. एम्ब्रायोलॉजी थियोरी में आता है, हिस्टोलॉजी अभी थियोरी में भी आने लगा है, पर हिस्टोलॉजी का मेन जो है वो प्रैक्टिकल में आता है. तो एनाटॉमी में बेसिकली आप लोगों का इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या है, आर्टरीज, नर्व्स, वेसल्स, उसका कनेक्शंस, कौन सा क्या मसल्स है, कौन से मसल्स का क्या काम है, ठीक है. ब्लड सप्लाई,
ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर मान लो कोई यहाँ पे डिसऑर्डर हो गया तो क्या है, कैंसर वगैरह सारे चीजों का ईच एंड एवरीथिंग जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर ईच एंड एवरीथिंग है उसमें, वो है एनाटॉमी। ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, और मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है एनाटॉमी। सो मैक्सिमम बच्चे जितना भी हार्ड हो, पर एनाटॉमी में बहुत कम बच्चे ही फेल करते हैं रेदर देन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप लोगों का फर्स्ट ईयर का सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा वोलाटाइल सब्जेक्ट है, अगर आप लोग लास्ट में पढ़ने जाओ तो आप लोगों को इतना ज्यादा याद नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे लोग पढ़ तो जाते हैं सब कुछ ही, पर एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा वोलाटाइल सब्जेक्ट है। लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ज्यादा वोलाटाइल है। बायोकेमिस्ट्री मेनली है क्या, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, फिर डीएनए, आरएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद में भी थोड़ा वो सीक्वेंस जो जो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनका केमिस्ट्री, प्रोटीन, सारे लोगों का केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसका ही बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो आप लोगों को वो डिटेल ईच एंड एवरी जो है ना, ये चैप्टर मतलब बायोकेमिस्ट्री ऐसा है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग बायोकेमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर बायोकेमिस्ट्री का मेन प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल सब्जेक्ट है। सो वोलाटाइल सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोगों को डेली पढ़ना पड़ेगा, तो यही बात है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल कर जाते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री ईजी है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और फिजियोलॉजी मॉडरेट सब्जेक्ट है, और ये आप लोगों का क्लास 11-12 के एनसीईआरटी मिला जुला के है, लाइक रेनाल, फिर ब्लड हेमाटोलॉजी के अंदर जो आता है, फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह सब, ये मतलब फिजियोलॉजी मॉडरेटली इजी है, और इसमें फेल होने के चांसेस सबसे कम है रादर देन द अदर टू, ठीक है। तो अगर मेरी मानो तो एनाटॉमी तो आप लोगों को पढ़ना ही है, आप लोग पढ़ भी लोगे, ये मुझे भी पता है, पर बायोकेमिस्ट्री को भी ऐसा मत करना कि नेग्लेक्ट कर दो, शुरू से ही बायोकेमिस्ट्री को भी पढ़ो। बायोकेमिस्ट्री बहुत कम टाइम लेता है, बिलीव मी। अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री में हर रोज 30 मिनट भी दोगे शुरू से, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकोगे, बहुत अच्छा स्कोर आ सकेगा। और बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होता है, ठीक है, ये बात बोल रहा है, एनाटॉमी इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हो तो आपका ऑनर्स भी आ सकता है। सो बायोकेमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट जो है, अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि इज एमबीबीएस मोर डिफिकल्ट, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग ये चीज़ से पूछो कि हार्ड सबसे ज़्यादा कौन है, तो हार्ड के ऑर्डर में पहले आता है एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। और अगर आप लोग बोलोगे कि फेल किस में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फिजियो बायोकेमिस्ट्री में फेल होता है, उसके बाद एनाटॉमी में फेल होता है, उसके बाद फिजियोलॉजी में। एक और सजेशन मैं अपने तरफ से देना चाहूंगा कि एनाटॉमी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट में आकर पढ़ते हैं, तो मैं वही बोलूंगा कि लास्ट में आकर एनाटॉमी मत पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप लोगों को एनाटॉमी में पास करना है तो मिनिमम 3-4 महीना टाइम देना ही पड़ेगा, लास्ट के 1 महीने में एनाटॉमी कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और अगर पढ़ता है तो इतना अच्छा से नहीं होगा, तो आप लोगों को एनाटॉमी के लिए मिनिमम 2-3 महीना देना ही पड़ेगा, लास्ट के 2-3 महीना देना ही पड़ेगा, ये चीज आप लोग याद कर लो। नेक्स्ट चीज जो मेन क्वेश्चन आता है कि इज एमबीबीएस मोर डिफिकल्ट, तो इसमें मेरा आंसर है कि देखो, एमबीबीएस ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर नीट ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से अभी भी मैं बोलूंगा कि नीट ज्यादा डिफिकल्ट है। एमबीबीएस में क्या होता है, देखो आप लोगों को चिंता रहता है कि बस हमें पास करना है, पर नीट में आप लोगों को क्या रहता है कि नहीं, मुझे एक्यूरेसी चाहिए, मैं जितना भी स्कोर कर लूँ, अगर मेरा पास वाला बच्चा, मेरे सामने वाला बच्चा मुझसे ज्यादा स्कोर करता है, फिर रैंक इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा टेंशन होता है भाई। नीट का अलग ही टेंशन होता है, नीट का टेंशन आप लोग एमबीबीएस से कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर नीट का डिफिकल्टी आपका लेवल आप लोग बोलते हो ना, तो नीट का डिफिकल्टी लेवल आप लोग मान लो 2000, तो एमबीबीएस का 200, ठीक है। कोई कुछ भी बोले, मेरा ही यही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि भाई नीट में अलग ही आप लोगों का मेंटल प्रेशर चलता है, एमबीबीएस में इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं चलता, सीधा बात है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाँ ये अगर पढ़ता हूं तो मैं एटलीस्ट पास कर लूंगा, ठीक है, एटलीस्ट मैं पास कर लूंगा। पर नीट में ये नहीं होता कि पास करना है, आप लोगों को इस साल तो और भी देख रहे हो कि 650 के ऊपर जिनका ऑल इंडिया कोटा में 655 के ऊपर जिनका नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को पता चल ही रहा है कि नीट का डिफिकल्टी लेवल अलग लेवल का है। नीट से आप लोग एमबीबीएस कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। नीट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं अगर बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि मेंटल प्रेशर जितना रहता है ना, एमबीबीएस में इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं रहता, नीट में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है।
नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो मैक्सिमम में होता है कि 900 नंबर का होता है और एम्स में शायद 1000 नंबर का एग्जाम होता है। मैं WBUHS मतलब वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बोल रहा हूँ, उसमें 900 नंबर का एग्जाम होता है। तो 900 नंबर के एग्जाम में क्या होता है, 300 300 300, ठीक है। 300 फिजियोलॉजी, 300 एनाटॉमी, 300 बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 300 में से आपको ओवरऑल 150 ले आना होगा और मतलब एनाटॉमी हर एक चीजों का, हर एक सब्जेक्ट का 2 करके पेपर होता है और एक थ्योरी, 2 पेपर का 200, एक थ्योरी का 100, ठीक है। मतलब पेपर 1 एनाटॉमी 100 नंबर का, पेपर 2 एनाटॉमी 200 100 नंबर का और पेपर जो प्रैक्टिकल है एनाटॉमी का वो 100 नंबर का, टोटल 300 नंबर, ठीक है। अब बात है कि प्रैक्टिकल का जो 100 नंबर है उसमें आपको मिनिमम पास करने के लिए 50 ले आना होगा और जो थ्योरी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपको 80 ले आना होगा और ओवरऑल आपको दोनों को मिला के 150 ले आना होगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आप लोग मान लो कि किसी का 80 आया है दोनों थ्योरी मिलाकर और प्रैक्टिकल में 50 आया है, ठीक है, तो वो पास नहीं है क्योंकि उसका ओवरऑल 130 है। पर अब मान लो किसी का दोनों पेपर मिला के 80 आया है और प्रैक्टिकल में उसका 70 आया है, तो उसका ओवरऑल 150 मार्क्स है, तो वो पास है, ठीक है। 300 में से 150 अगर आता है तो वो पास है। अब यही बात है, तो मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी समझा दिया। ऐसे ही फिजियोलॉजी का पेपर 1 पेपर 2 और प्रैक्टिकल रहता है ना, बायोकेमिस्ट्री का भी पेपर 1 पेपर 2 और प्रैक्टिकल रहता है। अगर प्रैक्टिकल में आप लोग डिफिकल्टी लेवल बोलते हो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिकल है एनाटॉमी का, एनाटॉमी का ही मेन डिफिकल्ट है और उसके बाद फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री दोनों ही ईजी है। इन दोनों में से भी बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा ईजी प्रैक्टिकल होता है rather देन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा हार्ड एनाटॉमी का ही प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो शायद मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। नेक्स्ट आता है हाई फाई इंग्लिश शब्द पोस्ट नीट इनर्शिया डिसऑर्डर। अब इसके बारे में कुछ बताते हैं। अब पोस्ट नीट इनर्शिया, ये जो 3 इंग्लिश शब्द है, इस 3 इंग्लिश शब्दों का हाई फाई जो इंग्लिश शब्द है, इनका मैं सीधे सीधे बोलो तो ये है नीट के बाद नीट को फोड़ने का, मतलब नीट को क्रैक करने का जो एक अहंकार होता है ना कि अपन का सब आता है, उसको बोलते हैं आपके शब्दों में पोस्ट नीट इनर्शिया डिसऑर्डर। तो देखिए, अब ये चीज टोटली कॉमन है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, पहला बात, ठीक है। कि ऑफकोर्स आप लोगों ने एक मतलब नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर करके आए हो, आप लोगों का तो एक दिल में रहेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, ऑब्वियसली रहेगा। और आप लोगों का आप ये जो डिलुलु वर्ल्ड है ना, इस डिलुलु वर्ल्ड में आप लोग रहोगे ही, ऑफकोर्स रहोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि भाई मैंने मतलब इस जमाने में 1 लाख में से मेरा 20-25 हजार रैंक आया है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, ये रहेगा है भाई। ये आप लोग कभी भी मतलब पहले मिनिमम बोल रहा हूँ 3-4 महीने आप लोगों के दिमाग से ये जाएगा ही नहीं कि हाँ भाई मैंने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, ये फीलिंग रहेगा ही रहेगा, ये एकदम सीरियस बात है। तो देखिए, आई वुड सजेस्ट कि पहले पहले पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम होता है, तो प्लीज स्टडी 2 घंटे करके डेली पढ़ो, बहुत इनफ है। बाकी टाइम लड़कीबाजी करो, कुछ भी करो, आप लोगों का तो वही काम होता है। फर्स्ट ईयर में आके मैं यही देखता हूँ, मैं मतलब ओवरऑल यही होता है कि सब अपने अपने बंदी पटाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। जो भी इच्छा करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, जो इच्छा करो, दोस्त बनाओ, दोस्त तोड़ो, जो इच्छा करो, ये टाइम आपका है। पर 2 घंटा पढ़ाई में दे देना, और ये 2 घंटा कब देना बताओ, रात के 12 बजे से 2 बजे तक, क्योंकि तब बहुत टाइम मतलब रिलैक्स रहता है, दिमाग रिलैक्स रहता है, सारा दिन का प्रेशर नहीं रहता, उस टाइम में पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, बहुत इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जब बच्चा घुसता है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तब उसमें उसके लिए कुछ कुछ चीजें नए होते हैं, लाइक इतना ज्यादा बुक्स, आप लोगों ने बुक्स बहुत मैक्सिमम ने खरीद ही लिया होगा, मैक्सिमम ने बोन्स भी खरीद लिया होगा। तो बहुत सारे बच्चे मतलब जो लोग मेरे से काउंसलिंग करवा रहे थे, वो लोग भी अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया अभी बोन्स इतना ज्यादा, इतना सारा बोन्स है, इतना सारा बोन्स का इतना सारा डिटेल्स है, हम लोग याद कैसे रखें। तो देखो, पहला बात कि जो बोन्स का डिप्रेशन ग्रूव्स वगैरह है, सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा, इजीली देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार में किसी को याद नहीं होता, 3-4 बार आप लोग किसी को पढ़ाओ, अपने दोस्त से ये चीज डिस्कस करो, आप लोगों को इजीली हो जाएगा। पर हाँ, दोस्त से डिस्कस करके ही ये बोन्स पढ़ना है।
अब बुक्स में क्या है कि अब कोई कोई पूछ रहा था कि भैया इतना सारा बुक्स है कि कौन सा टॉपिक पढ़ो, अगर इतना पढ़ूँ तो एक साल भी बहुत कम है, तो सब पढ़ना नहीं होता, पहला बात। ठीक है, PIQ टिप मेनली आप लोग पढ़ो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन का जो टॉपिक्स है, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज करो अपने आप को। जो जो PY की टॉपिक्स है उसको ही आप लोग बुक से ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद एनाटॉमी में ई गुरुकुल का जो अश्विनी सर पढ़ा रहे थे, अभी शायद मैरो में चले गए हैं, जो अश्विनी सर पढ़ा रहे थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और बाकी बुक्स में जो PYQ में आए हैं उसको ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्वेश्चन फेवरेट होता है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग PYQs भी होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग वेस्ट बंगाल से पढ़ रहे हो वो लोग WBUHS के PYQ को ज़्यादा फॉलो करो, और उस PYQ में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे जो जो मतलब जहाँ से जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 20 साल का करो, लास्ट 20 साल से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आप लोग बुक से पढ़ लो। ठीक है, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है कि सारा कुछ पढ़ लेता है। पहले सबको ही लगता है कि सारा कुछ पढ़ लूंगा, पर क्या होता है कि अपर लिम चैप्टर जो सब जहाँ से सबसे कम क्वेश्चन आता है वहाँ से बच्चे लोग PhD कर लेते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, जो मेन चैप्टर हेड नेक और न्यूरो एनाटॉमी है वहाँ तक आते आते बच्चे लोग एकदम वो होता है, बच्चे लोगों का एकदम मतलब एनर्जी नहीं रहता। और ठीक है, मैं एक टर्म यूज़ करने जा रहा था पर ज़्यादा वल्गर हो जाएगा तो छोड़ो। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, स्टॉप कर लिया। तो लास्ट में आते आते एकदम बच्चे लोगों को एनर्जी रहता ही नहीं है, फिर हेड नेक और न्यूरो एनाटॉमी जो मेन चैप्टर होते हैं उसमें बच्चे लोग मार खा जाते हैं। अब मेन चीज़ की दोस्तों से डिस्कशन करके ज़्यादा पढ़ो, ग्रुप स्टडी में ज़्यादा फोकस करो रेदर देन अपने आप से पढ़ने के लिए। ठीक है, अपने आप से पढ़ना इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता MBBS में रेदर देन ग्रुप स्टडी में लाइक आप लोग बोन्स वगैरह जो है प्रैक्टिकल का तो पूरा ही आप लोग ग्रुप स्टडी करके पढ़ो, और जो थ्योरी का है थ्योरी भी आप उसको एक क्वेश्चन पूछो, वो आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम तक लंबा टाइम तक रिटेन होता है। तो यही है, और मैं बोलूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि लर्न दोज टॉपिक्स जहाँ से PYQ ज़्यादा आते हैं, मैंने ये बता दिया। और वर्ड टू वर्ड मत पढ़ो, जो आप लोग जैसे NCERT पढ़ते थे, अपना बेटर वर्जन एक्सप्लोर करो। ठीक है, और मेन चीज़ प्रैक्टिकल सारा कुछ अटेंड करना है आप लोगों को, सारा प्रैक्टिकल्स ही आप लोगों को अटेंड करना है, एक भी प्रैक्टिकल मिस नहीं करना है। और बाकी अपने आप को एक्सप्लोर करो, स्लो ट्रैवलिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, दोस्तों से बात करो, सबसे बात करो, मतलब समझो कि कौन कैसा है। अपने 5.5 साल का भी से बना लो कि हाँ इससे हमें इतना दोस्ती करना है, उससे दोस्ती नहीं करना है, ये अपने आप का एक बैरियर बना लो। ठीक है, अब मेरी मानो तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि है कि एक साइड टाइप सा भी आप लोग सोच सकते हो कि रहो सबके साथ, ठीक है, पर करो अपनी, यही बोलूँगा मैं। ठीक है, सुनो सबका पर करो अपनी, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि बात है कि एट द एंड आपको ही फाइनल जर्नी तक जाना है और आपको ही मेहनत करना है, कोई आपके लिए हेल्प नहीं करने आएगा। ठीक है, सो सुनो सबकी पर करो खुद की, सीधा बात तो यही है। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि भैया PVC का बोन सेट ले लूँ, तो मैं बोलूँगा कि PVC का बोन सेट मत लो रेदर देन बायलैटरल बोन सेट, रेदर देन बायलैटरल और यूनिलैटरल ओरिजिनल बोन सेट। ठीक है, ओरिजिनल बोन सेट लेना ज़्यादा बेटर है रेदर देन PVC बोन सेट। इसका मेन कारण एक है, 2-3 है, तो सुनो। पहला कारण कि आप लोग ये नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स को बेच नहीं सकोगे, क्योंकि PVC बोन सेट जनरली कोई खरीदता नहीं है, और इसका जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोगों ने 8,000 10,000 12,000 करके खरीद तो लिया, पर आप लोग ये बेच नहीं सकोगे, कोई नहीं खरीदेगा, नकली बोन सेट कोई नहीं खरीदेगा, सीधा बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है कि PVC बोन सेट में बहुत सारे डिप्रेशंस, बहुत सारे चीज़ नहीं रहता, तो आप लोग जब प्रैक्टिकल में ओरिजिनल में जब लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो क्या होता है कि सर लोग आप लोगों को जब ओरिजिनल बोन पकड़ाएंगे, आप लोग मतलब आप लोगों को बहुत सारे चीज़ समझ नहीं आएगा कि ये क्या है वो क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ओरिजिनल बोन कभी हाथ ही नहीं दिया। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी खरीद लो, और फिर नेक्स्ट साल तो फिर से आप लोग भी बेचे दोगे। PVC बोन से मत खरीदो, लॉस में जाओगे। और एक क्वेश्चन आ रहा कि भैया अपग्रेडेशन के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो नेक्स्ट वीडियो में अपग्रेडेशन के ऊपर ही डालूंगा। तो शायद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेड। थैंक यू, बाय बाय।